संस्थान को। आपका सवाल था कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में गाजा को लेके जो जी बात हुई उस पे जी आपने जी सवाल जी किया जी है। जी। देखिए, गाजा पे बात करना, मतलब क्यों गाजा पे बात किया गया, वहां पर बीजेपी ने ये सवाल उठाया। मानवता पे बात करना कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, गाजा हो या बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी अगर मानवता पे त्राही हो रही है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, जिस तरह वहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से पिछले 2 सालों में किस तरह से वहां पर लोगों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, एक सनकी टाइप का कुछ लोगों के कुछ, मैं देखिए उसमें हमास का क्या रोल था या इजराइल का क्या रोल था, वो क्या नाम, उस पर कुछ बात करने की और कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है। मगर एक सनक पे जिस तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक सनक के तरीके से पूरे गाजा के क्या नाम लोगों को, अस्पतालों पे, पत्रकारों पे किस तरह से वहां पर एक एक लंबा एक उत्पाद मचाया है, लोगों की जानें ली हैं, उस पे अगर बात करना, आप मुझे बताइए मानवता पे बात करना कहां से ये इसमें रोकथाम की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ उस मानवता को समर्थन के लिए क्या नाम ये आवाज उठाई गई थी, जिससे दुनिया में कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो तो कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज उठाती है। जी और अभी आप देखिए जिस तरह से ट्रंप ने जो रेजुलेशन लाया गाजा को लेकर, जी उसमें सम्माननीय मोदी जी ने भी उसका समर्थन किया है। जी। यस। तो इसमें इसमें तो कुछ भी कहीं गलत हो रहा हो तो उस पर बात करना, यही मानवता है, यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। शकील चौधरी अभी साहब। आपका, हाँ, चौधरी साहब। जी जी सर। आरएसएस आरएसएस का 100 साल 100 ईयर सेंटिनरी मोदी साहब ने तारीफ किया। मोदी साहब ने कहा आरएसएस का बैकबोन है, जो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने कहा आरएसएस के लोग भी अरेस्ट हुए, और आगे जाके कहा कि सबसे बड़ा एनजीओ पूरे दुनिया का आरएसएस है। तारीफ पे तारीफ मोदी जी कर रहे हैं, मगर कांग्रेस आलोचना कर रहा है। कांग्रेस कह रहे हैं कि नहीं, ब्रिटिशों के साथ था, नॉट पैट्रियट्स, ये क्या जरूरत है सब जानते हैं कि। हाउ डू यू सी दैट? कांग्रेस का इस तरफ आलोचना करना क्या ठीक है? नहीं आरएसएस नहीं का। नहीं, बिल्कुल 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 सही कहा। वो एक एनजीओ है 100 साल का, वो तो तारीफ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसी एनजीओ का एक बायलॉज है, उसी एनजीओ का एक रूल्स है कि 75 साल के बाद वहां पर क्या नाम रिटायरमेंट लेना है। अब उसी एनजीओ के क्या नाम वो सिफारिश में और तारीफ कर कर वो अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, तो वो तो तारीफ करेंगे करेंगे। और मोदी जी जिस तरह से आरएसएस के ही एक राजनीतिक विंग है भाजपा, तो वो तो लाजमी है, वो जुड़ा हुआ वो एक दूसरे से करेंगे। मगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको उनका आईना दिखाएंगे। क्योंकि आरएसएस के जो पिछले आजादी से पहले से लेकर और अब तक के जो कुकर्म है, हम उस कुकर्म को बताएंगे, हम वो तारीफ नहीं करेंगे जो भी आरएसएस ने किया है। इसी आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री ने बैन लगाया था, और उस पर तमाम तरह की क्या नाम बातें की थी, और लेटर लिखा था कि हम तुमको माफ नहीं कर सकते हैं। ये हालात थे क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मर्डर में आरएसएस का हाथ आया था, तमाम तरह के इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगे थे। तो मोदी जी का तारीफ करने का उनका तो एक फॉर्मेट है कि वो अपने पूरे उस एक संगठन को खुश करना चाहते हैं जिससे कि उनकी कुर्सी बची रहे। मगर हम तो सच बताएंगे, और सच का वो आईना बताएंगे जो पिछले 100 सालों से नफरत और घृणा की राजनीति करती हुई आरएसएस आ रही है। और आरएसएस को सिर्फ एक एनजीओ कह देना ये कोई बहुत उचित बात नहीं है, वो पूरी फुल फ्लैश में राजनीति करती है। उसका बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है और वो राजनीति करती है और अपने सारे मंशा को बीजेपी के जरिए पूरा करती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, आरएसएस के ऊपर ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर ही। शकील चौधरी साहब, जी सर। तकरीबन 50-55 साल के करीब आपकी सरकार रही है, कांग्रेस की खुद की सरकार रही है, फिर उसके बाद आप सरकार में सम्मिलित रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। आप ये बताएं सर कि आरएसएस के जो अकाउंट्स हैं वो आज तक कभी ऑडिट नहीं हुए, दे आर नॉट इन द पब्लिक डोमेन। किसी को मालूम नहीं है कि आरएसएस को एक्चुअली कितना चंदा आता है, कितना नहीं आता, क्या होता है क्या नहीं होता। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों की ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि आप आरएसएस को विद इन द ऑडिट लिमिट लेकर के आए किसी भी तरीके से? कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी ना। आप इसके ऊपर सो गए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कि आज की तारीख में जैसे सोनम वांगचुक साहब है, सोनम वांगचुक साहब की एक छोटी सी संस्था है, उसमें पता नहीं कितने करोड़ का, या क्या 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 50 करोड़ का, पता नहीं कितने का, उन्होंने कहा कि एफसीआरए लिमिट क्रॉस कर दी वगैरह वगैरह, तो उनको अरेस्ट कर दिया गया एनएसए के तहत।
अब आरएसएस के पास वास्तविकता में कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसी को मालूम नहीं है। सर ये तो अब आपका दायित्व बनता था ना, आप लोग सो गए इसको लेकर के। शकील चौधरी साहब बताएं। नहीं, बात आपकी सही है, वो नहीं हुआ है, उसको भविष्य में उस किया जाएगा। और जिस तरह आपने सोनम जी की बात की, वो पूरी दुनिया में आज जिस तरह से उनको अरेस्ट कर लिया गया, एनएसए जैसे गंभीर धाराओं में अरेस्ट करके उनको जी हटा दिया गया, उनकी मांग क्या थी? बीजेपी और आरएसएस का एक साजिश, एक प्लानिंग ही चलता है कि जो देश हित में, जो आम जनमानस की बात कर रहा हो, उसकी जमा अगर उनके हित में हो, उनके पक्ष में हो, उनको पसंदीदा हो, यानी उनको जो पसंद, अगर वो बात कर रहा हो, तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर उनके अगेंस्ट हो, आम जनमानस की बात हो, जो उनके सिद्धांतों के विपरीत हो, अगर उस पर कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल में डालने का काम इनका रहता है। छोटे, वो आपने जो कहा कि बहुत छोटा सा लेन देन है, वो मैंने भी देखा, वो 54 लाख का कुछ का लेन देन है। और वो भी एक ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको बाकायदा पूरी तरह से उन्होंने ईमानदारी से रखा है सामने। मगर नहीं, क्योंकि सरकार को जिस तरह से लद्दाख में हुआ है, जो वहां के लोगों की मांग थी, जिस तरह से वहां पर एक पूरी तरह से व्यवस्थित डेमोक्रेसी लाने की जो उनकी मांग थी, उस मांग को जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी ने मिलकर उनको कहा था, आश्वासन दिया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग किया। अब जब मांग में लिए लोगों को उस मांग को नहीं पूरा करना है, तो सिंपल है, उनका मुंह बंद कर दो, उनको जेल में डाल दो। यही ये करते आए हैं। जी, लेट मी गो अक्रॉस टू अविरल मलिक साहब। डॉक्टर मलिक, आप ये बताएं सर कि बिहार में एसआईआर कंप्लीट हो गया, अब वो वोटर्स लिस्ट, फाइनल वोटर्स लिस्ट भी आ गई है। अब तो किसी को, मुझे लगता है अब तो किसी को कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। क्या समझते हैं सर आप, अविरल मलिक साहब? एक तरीके से डेमोक्रेसी का, और जहां तक पर्टिकुलरली बिहार का विषय और एसआईआर का विषय, मैं समझता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है। और रही बात आपत्ति की, तो आपत्ति कौन लोग करते हैं? वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं, राजनीतिक हित साधने के लिए करते हैं। एक तरीके से वही लोग करते हैं जो ईवीएम को खराब बता रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से जो एक्सपोज हुए थे, उसके बाद वो एसआईआर और वोट चोरी की बात करने लगे, जिसके पीछे कोई लॉजिक, कोई तथ्य नहीं था, और वोट चोरी में कोई तथ्य शामिल नहीं है। इसीलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रोच नहीं किए, अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले गए होते, ये जुडिशरी को अप्रोच कर लिए होते। लेकिन इन्हें कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि सबूत, फैक्ट्स नहीं है, तथ्य नहीं है, लॉजिक इनके पास नहीं है। अगर सबूत होते, अगर फैक्ट्स होते, अगर तथ्य होते, तो ये कोर्ट एक तरीके से चले गए होते। अब रही बात एक तरीके से स्पष्टता की, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है और सबको स्पष्ट मालूम है, वोट चोरी का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर से विश्वास को उठाने का प्रयास करना, विश्वास को हटाना, और जनता के विश्वास किस प्रकार से डगमगाए इस देश के लोकतंत्र में से, इसकी मैं समझता हूँ ये चिंता करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक तरीके से एक टूल किट है कि भाई इस देश के वोटरों को अपमानित करो, इस देश के वोटरों के ऊपर सवाल खड़े करो, इस देश के वोटर का उसके मताधिकार का अपमान करो, और उसके साथ साथ इस देश के नागरिक का चुनाव पे से भरोसा उठा दो, कहकर कि भाई ये वोट चोरी हो रही है, कहकर कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। वो कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र से भरोसा उठाने का प्रयास करते हैं, संविधान से भरोसा उठवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस देश की जनता पूर्ण रूप से संविधान के आधार पर चलने वाली जनता है। इस देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के कानून के आधार पर निश्चित रूप से चल रहा है, और मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है, सबके मध्य में है, जनता के मध्य में है। ये सब गड़बड़ियां कब आई, सबको मालूम है। 2014 में जैसे ही बीजेपी जीती, तो इन्हें लगा कि भाई क्या करें, तो कह दिया ईवीएम खराब है। राज्य दर राज्य ये हारने लगे, तो कह दिया ईवीएम खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया अपने एक तरीके से लैंडमार्क डिसीजंस के माध्यम से। तो उसके बाद ये शांत हुए। तो फिर अभी इन्होंने देखा एसआईआर हो रहा है, इन्होंने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ लिया और इन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही। मैं समझता हूँ ये अनैतिक विषय है, और इस बात को उठाना मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से इनके लिए गलत है। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर अविरल मलिक जी, आरएसएस 100 इयर्स सेंटेनरी, जिस प्रकार से जयराम रमेश आलोचना कर रहे हैं, जिस प्रकार पवन खेरा आलोचना कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हर्षवर्धन सतपाल जी उन्होंने आलोचना, कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा रावण है, 10 सर वाले रावण है, और अलग अलग आलोचना इस प्रकार से करना, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी रिलीजन, ऐसे चार्जेस जब लग रहे हैं आरएसएस का, तो आपको क्या लगता है 100 साल का इतिहास में प्रश्न लगा रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मलिक? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का,
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण रूप से देश को समर्पित राष्ट्रवादी संगठन है। और रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की, तो संघ का इतिहास बिल्कुल स्पष्ट है, सबके मध्य में है कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा स्पष्ट रूप से देश की चिंता की गई, देश हित की चिंता की गई। और अगर इतिहास के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा उस विषय में। लेकिन मैं 1 मिनट में सारा स्पष्ट कर देता हूँ प्रमुख पॉइंट्स के साथ। चाहे वो इस देश में कभी आपत्ति की बात हो, विपत्ति की बात हो, समस्या की बात हो, युद्ध की बात हो, हर जगह संघ का निष्ठावान स्वयंसेवक सामने खड़ा नजर आया। चाहे वो बात एक तरीके से 1962 की हो, 1971 के युद्ध की हो, 1965 के युद्ध की हो, या एक तरीके से वो 1999 के कारगिल वार की हो, या एक तरीके से कोरोना काल की वो बात हो, या फिर भूकंप के विषय की हो। कहीं भूकंप आए तो सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक, कहीं सुनामी बाढ़ आ जाए तो संघ का स्वयंसेवक सामने खड़ा मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है और धरातल पे चीजें नजर आ रही हैं। और उसके बावजूद भी अगर ये सारी चीजें देख के भी कोई आरोप लगाए तो मैं समझता हूँ हास्यास्पद है। और अगर संघ का इतिहास मालूम नहीं है तो सुबह उठे, अपने अलार्म लगाएं, 4 बजे उठें और उसके बाद 6 बजे 7 बजे उस हिसाब से शाखा लगती है, शाखा जाए, 1 घंटा देखें वहां, इन्हें सब मालूम पड़ जाएगा संघ की व्यवस्था का। और उसके साथ साथ एक और चीज कर ले, अगर घर बैठे संघ को जानना है, मोदी जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है ज्योतिपुंज। मैं तो निवेदन करूंगा ज्योतिपुंज पुस्तक खरीदें और आज ही ऑनलाइन डिमांड करके उसको ऑर्डर करके पढ़ ले, तो सारी इनके सवालों का हल हो जाएगा कि संघ के प्रचारक का जीवन कैसा होता है जी जी और जी संघ का प्रचारक डॉक्टर मलिक एक और सवाल, सामाजिक समरसता का भाव किस तरीके से लाता है और समाज में एक सूत्र, समाज को एक सूत्र में पिरोता है और जातिवाद समाप्त करने की चिंता करता है। संघ का प्रचारक अपने आप अभाव में रहता है लेकिन समाज के एक तरीके से जागरूकता की चिंता करता है। डॉक्टर और दिए मलिक की तरह है संघ का स्वयंसेवक और प्रचारक, वो अपने आप, वो दिए की लौ की तरह अपने आप को जला लेगा लेकिन समाज में एक तरीके से डॉक्टर अविरल मलिक मैं तो ज्योति जाए इसकी वो चिंता करता है। सर क्या है कि महाराष्ट्र में आप लाड़की बहन योजना लेकर के आए जिसमें 1,500 रुपए हर एक महिला के, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो हर एक महिला थी उसके बैंक अकाउंट में आपने डाले जी। बिहार में आप मुख्यमंत्री रोजगार योजना लेकर के आए हैं जिसमें बहुत महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आपने डाले हैं। तो आप वोट खरीद रहे हैं क्या सर? नहीं, देखिए हम किसी रूप में वोट नहीं खरीद रहे हैं। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं का हित सर्वोपरि हो, नारी सशक्तिकरण हो। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं तो अब कोई आरोप लगाए कि हम वोट खरीद रहे हैं या इस तरीके से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई इसमें तथ्य नहीं है। और विपक्ष के आरोप बहुत ही हास्यास्पद हैं और विपक्ष लगातार उसी साहस के साथ आरोप लगाता है, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। इतने साल से आपकी सरकार है, आज तक तो कभी बार बार हार जाते हैं फिर उसी उत्साह के साथ आते हैं। गजब की चीज ये है, सर आज तक तो आपने किया नहीं है, जनता इन्हें हरा देगी फिर उसी उत्साह के साथ। सर चुनाव के पहले ही ये रोजगार योजना क्यों शुरू हुई? चुनाव के पहले ही ये महिला रोजगार योजना क्यों शुरू हुई? उसके पहले भी तो शुरू हो सकती थी सर। कितनी बार आपने समर्थन दिया है नीतीश कुमार जी को? नीतीश कुमार जी तो परमानेंट फिक्सचर है ना, वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उनके साथ थे नहीं थे, आप उनके साथ थे नहीं थे, कितने सालों तक आप उनके साथ थे? तो पहले भी इस्तेमाल कर सकते थे, पहले भी यूज हो सकती थी। अब चुनाव के पहले ही क्यों किया है सर ये दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। पता नहीं आप इसका जवाब देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे जी। ये कहीं चुनाव आ सकता है, चुनाव जा सकता है, लेकिन योजनाएं जो चलनी होंगी जन कल्याण की वो चलेंगी और जनता का जो हित होना होगा वो होगा। और उसके साथ साथ चुनाव आते और जाते रहते हैं, देश में राज्य दर राज्य चुनाव होते हैं। मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बीएन कुमार साहब के पास जाता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं करना चाहिए। बीएन कुमार साहब, इलेक्शन कमीशन भी ये कहीं नहीं कहता कि पब्लिक इंटरेस्ट इलेक्शन एक तरीके से अफेक्ट करे। बीएन कुमार साहब, this template of the Ladki Behna Yojana that has been used now again and again by the BJP, and in Bihar they have this Mukhyamantri Rozgar Yojana for women, and I believe 7,500 odd crores have been earmarked for it, और 10,000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। Is that like buying votes or what is it? BNK? Yeah, it is actually these kind of schemes come, crop up just before the elections. 10 साल से ये गवर्नमेंट रूल में थी, क्या किया इन लोगों ने अब तक? और आप देखोगे मध्य प्रदेश में तो ये पहले आई थी लाडली बहन वाली, बाद में लाड़की बहन महाराष्ट्र में शुरू हुई। उस समय क्यों नहीं शुरू किया बिहार में? अभी इलेक्शन से पहले क्यों कर रहे हैं? दिस इज बेसिकली you cannot call it coincidental because it's again of course women voters are very important. आप सिर्फ इस तरह की स्कीम से आप विमेन को, महिलाओं को
लुभाना चाहते हो। और अपने हम लोगों ने सबने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, मराठी बहन ने अनाउंस किया, बाद में स्कीम को सस्पेंड किया, मतलब कुछ लोगों को बोला कि अपात्र माना गया, मतलब जैसे लोग आते गए अप्लाई करते गए उनको सबको देना शुरू कर दिया विदाउट एनी स्क्रूटनी। तो इस तरह की धांधली तो होती है और ऑब्वियसली इट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। हर राजनीति पार्टी पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। हम लोगों ने कांग्रेस के भी देखा है कि कुछ तरह की वेलफेयर स्कीम्स लाते थे, गरीबी हटाओ स्कीम शुरू किए थे, बहुत सारे किए, इंदिरा आवास योजना, घर देने का काम, ये सब। These are all the election But the gimmicks. only problem, BNK, is that whereas the BJP is in a position to actually give the money, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उन्होंने तो पैसे दे दिए ना। कांग्रेस और आरजेडी तो सिर्फ प्रॉमिस कर सकती है ना कि हम देंगे, ये तो पैसे आ गए, मतलब वोट भी आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी आई थिंक इज ऑलरेडी गॉट इट्स नोज इन फ्रंट इन बिहार। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई कुड बी रॉन्ग ऑफ कोर्स। I hope I'm wrong. BJP, you know, is master in announcing schemes. In fact, before any elections, if you look at even Gujarat, the way before the Lok Sabha election, before the Assembly elections, the number of trips that he had made to Gujarat and announced so many schemes. So many schemes have been announced for Andhra, Telangana, Tamil Nadu. ये सारे स्कीम्स का क्या हुआ? 2 लाख करोड़ स्कीम का तो पहले भी अनाउंस कर चुके थे बिहार को, ये इलेक्शन से पहले, लोकसभा के टाइम पे। उनका क्या हुआ? पहले आपने जो स्कीम अनाउंस किए थे उनका ब्यौरा दो, उनका एक लेखा जोखा दो, उनका एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करो। हमने 2 लाख करोड़ अनाउंस किए थे, फॉर एग्जांपल हमने इतने ब्रिज बनाए, इतने ब्रिज गिर गए और इतना वेलफेयर हुआ, इतने लोग अबोव द पॉवर्टी लाइन आए हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं कि अभी भी हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, which is about almost 60% of the population. मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाई से आरटीए के तहत मांगी थी, ये सारे 80 करोड़ लोग को आप लोग देते हो फ्री राशन हमारे टैक्स पेयर्स मनी से, ये कौन से राज्य में कितने लोग हैं, स्टेज वाइज मुझे ब्रेकअप दो, आंकड़ा दो। अभी तक रिप्लाई नहीं आया जी। बीएन कुमार जी, आरएसएस 100 years centenary, मोदी साहब ने कहा पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंस्पिरेशन टू द होल वर्ल्ड। नेशन फर्स्ट आरएसएस का आइडियोलॉजी हमेशा रहा है और आरएसएस कंटिन्यूसली उन्होंने कहा कि ऑलवेज नेशन फर्स्ट करके आगे जाके लार्जेस्ट एनजीओ इन द होल वर्ल्ड। तो हाउ डू यू सी, इतना तारीफ करने के बाद कांग्रेस का आलोचना, आपने आरएसएस को फंक्शनिंग देखे, यू बीन अ जर्नलिस्ट, हाउ डज द कांग्रेस एलिगेशंस अबाउट आरएसएस बीइंग अनपैट्रियोटिक, आरएसएस promoting religious divide in the country, कैसे, how do you see these charges and how do you see RSS for yourself? See, RSS का role in the freedom struggle is crystal clear. It is there in the history that they cannot alter it by arguing, by blaming Nehru, by blaming anybody for that. सरदार पटेल की clear cut statement थी after the assassination of Mahatma Gandhi, what kind of organization that RSS was. उसके बारे में अभी 100 साल तो हो गए, ठीक है। अभी एक बात तो याद रखनी चाहिए कि बीजेपी इज नॉट अ सेपरेट पार्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम आरएसएस। आरएसएस के ही वो एक किस्म का ऑफशूट है। आरएसएस ने ही तो क्रिएट किया था ना बीजेपी को, तो अपने पेरेंट को तो वो प्रेज करेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अचंभे वाली बात नहीं है। रही मिस्टर मोदी की लेटेस्ट स्टैंड जो है, आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, सारे दर्शकों को भी, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में आरएसएस की जो लॉजिस्टिक्स है, इनफैक्ट मैं सराहना करता हूँ इस चीज के बारे में आरएसएस को, कि बहुत ही प्लान नियोजित तरीके से आरएसएस ने पिछले 15-20 साल में अपना ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप किया, अपने कार्डर को बिल्डअप किया और इलेक्शन में ये बिल्कुल काम आते हैं। और लोकसभा इलेक्शन में ये थोड़ा सुस्त हो गए थे, मतलब पीछे हट गए थे, उससे ज्यादा काम नहीं किए, बाद में रियलाइज किया। आप देखोगे ना महाराष्ट्र में आरएसएस ने एकदम एकजुट होकर एक सॉलिड सपोर्ट दिया, इवन द कैंडिडेट्स whom the BJP itself say they don't deserve to be or MLAs, ऐसे लोगों को भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि once ticket has been given, you have to go by that. RSS has solidly supported them, which is why they have won the way they have won the elections. That's right. अभी भी बिहार में आपके इलेक्शन आ रहे हैं, असम में भी आएंगे थोड़ी दिन में। आरएसएस के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्रेस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपना पेरेंट को थैंक यू डैड बोल रहा है। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू शकील चौधरी। शकील चौधरी साहब, जहां तक के बिहार का प्रश्न है,
ये जो 10,000 रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में जो आ गए हैं, बहुत लोगों के बैंक अकाउंट में जो आ गए हैं, इसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो हम लोगों ने देख लिया, लाड़की बहन योजना जैसी ही यहाँ पे अनाउंस की गई सर, यहाँ तो क्लीन स्वीप हो गई, क्योंकि मनी इन द बैंक इक्वल्स वोट्स। बैंक में पैसे मतलब वोट। बोलिए सर। शकील चौधरी साहब, सर आप जरा वो अनम्यूट करिए ना। जी बोलिए बोलिए। ये एक तरह से वोटों का खरीद फरोख्त है। आप मुझे बताइए, पिछले 20 साल से गवर्नमेंट रूल कर रही है, नीतीश जी वहां पर सरकार चला रहे हैं, आज तक उनको महिलाओं की फिक्र नहीं हुई। देखिए, महिलाओं को कोई भी योजना लाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत सिर्फ उस समय से है जो जिस तरह से चुनाव, आप पता है कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, आगामी हफ्ते में हो सकती है, 2-5 दिन में हो सकती है। उस दौरान आप देख रहे महाराष्ट्र में लोकसभा का इलेक्शन किस तरह हुआ था। इनको पता था कि इनका चारों तरफ से सुपड़ा साफ है, मगर इन्होंने एक तो वोट चोरी, अभी हमारे एक साथी मलिक साहब ने जो वोट चोरी का कहा था, मैं उनको जवाब दे दूं। मलिक साहब, सिंपल है वोट चोरी का, जो जिस तरह से ईवीएम पे भी जिस तरह से हमने आरोप उठाया था उस पे हम लोग कायम हैं। अभी भी ईवीएम हर जगह व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ईवीएम सिस्टम ही खराब है, मगर ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां आती हैं। दूसरा, जिस तरह से सम्माननीय राहुल गांधी जी ने बेंगलोर के प्रकरण को आपके सामने, दुनिया के सामने लाया, उसमें से सिंपल है कि वहां पर सीआईडी ने 18 बार नोटिफिकेशन चुनाव आयोग को जारी किया कि कौन लोग हैं जो रात में 4 बजे उठ के वोट कटिंग के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और वो वोट कट भी जा रहे हैं। उनका आईपो 100 मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका लोकेशन, उनका आईपी एड्रेस, ये सब प्रोवाइड अगर नहीं होता है तो ये वोट चोरी का आरोप लगता रहेगा। अभी आपने देखा कि बिहार में एसआईआर के नाम पे किस तरह से क्या नाम आम जनमानस को वहां परेशान किया गया। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से अभी आपने आंकड़े आपके सामने आए होंगे, राजीव जी आपके सामने आंकड़े आए होंगे, आपको पता है 7 करोड़ 42 लाख लोगों को इन लोगों ने फाइनल वोटर लिस्ट में लाया। अभी इनका फाइनल नहीं है, अभी भी ये आपत्ति को ले रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वीकार्य है कि आपत्ति को ले रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए, 1 तारीख को यही चुनाव आयोग, आप कहते हैं ना कि चुनाव आयोग पूरा निष्पक्ष है, मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाहता हूं और पैनल में बैठे सभी जिम्मेदार और क्या नाम ज्ञानेश्वर लोगों से मेरा सवाल है कि यही चुनाव आयोग ने लिखित में हल्फनामा दिया था 1 सितंबर को कि सिर्फ 16 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया है और 21,53,000 लोगों को नए वोटर में जोड़ दिया गया। वो कौन है? वो फॉर्म 6 से आए हैं, उनकी उम्र क्या है? और आपने जिस तरह से कहा था कि ये मात्र 16 लाख 16.5 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया, तो ये 21 लाख कहां से आ गए? आपने ये भी कहा था कि 2 तारीख के बाद का एप्लीकेशन को हम लेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, मगर हम शामिल नहीं करेंगे, मगर आपने शामिल किया और आपकी जो फाइनल सूची आई है उसमें 21 लाख लोगों को आपने ऐड किया। दूसरी चीज ये है, उसमें कौन लोग हैं जो आधार के जरिए ऐड होकर आए हैं? मेरे ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये जो जिस तरह से चुनाव आयोग जब लफाजी करना होता था, फिल्मों के डायलॉग मारने होते थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और जब जरूरत थी कि यहां चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के, आप पत्रकारों के सवाल, विपक्ष के सवाल, सारे सवालों को क्लियर करना था, तब चुनाव आयोग ने इस पे कोई भी जवाब नहीं दिया। जवाब सिर्फ ये चाहिए था चुनाव आयोग से कि जिस तरह से इसमें किए गए, हमारे अभी तो हम लोग अभी भी, हमारी पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड नहीं हुई है। डाउनलोड इतना टफ वोटर लिस्ट है कि उसको डाउनलोड करना और उसकी समीक्षा करने में समय लगेगा। 2-4 दिन में हम अपने और सवाल आपके सामने रखेंगे। चौधरी साहब, राजीव जी, मेरा 2-3 सवाल और है सर, कि कितने वोटर लिस्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितने वोटरों को आधार कार्ड से ऐड किया गया है, मेरा एक सवाल ये है। और कितने लोगों को घुसपैठिए थे जिनका नाम काटा गया है, वो एक सूचना बाहर आनी चाहिए, क्योंकि और कितने लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट्स, जैसे 3,66,000 जो कह रहे हैं कि ये इनमें कुछ दिक्कत है, तो उसमें कितने लोग हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स के लिए दिक्कत है, या उनका क्या रीजन है, वो घुसपैठियां हैं क्या, ये बताने। और जो है, और ये सवाल और है कि कितने लोगों ने स्वयं अपना नाम निकालने के लिए एप्लीकेशन किया था।
ये कुछ सवाल तो जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। आप एक पत्रकार है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वाजिब सवाल थे कि नहीं थे? वोट चोरी एक जबरदस्त कैंपेन था। वोट चोरी, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स राहुल गांधी जी के वोट चोरी का कैंपेन जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट से जोड़ते हैं कि ऐसे एक मूवमेंट जेपी साहब ने भी चलाया था इंदिरा गांधी। तो एक चीज ये है वोट चोरी का कैंपेन, दूसरा एसआईआर का विरोध करना। एसआईआर का विरोध करना ये क्या ठीक था? लोग कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्टोरेट आपका कंफ्यूज है। राहुल जी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ूंगा, हीलियम बॉम्ब फोड़ूंगा, यूरेनियम बॉम्ब फोड़ूंगा, मगर आप वही चीज बोले कि ये डिलीट क्यों नहीं है, ये कैसे इंक्लूडेड है? तो एसआईआर के बगैर इसको निकाले कैसे? तो क्या आप असफल रहे लोगों को समझाने के लिए कि एसआईआर का विरोध करना, और फिर वही उसके ऑपोजिट आप कह रहे कि डिलीट क्यों नहीं है? जी बिल्कुल। एसआईआर का विरोध नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने, एसआईआर का विरोध नहीं किया था, एसआईआर करने के तरीके का विरोध किया था, एसआईआर का टाइमिंग का विरोध किया था। बिहार ऑलरेडी आधा बिहार जलमग्न था, बाढ़ से प्रभावित था, उस तरीके का नाम विरोध किया गया था। राहुल जी ने जिस तरह से कैंपेनिंग वोट चोरी का आरोप लगाया था, तो वाजिब सवाल थे। चुनाव आयोग को जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक फिल्मी स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ऐसा लग रहा था कि हमारे सवाल थे चुनाव आयोग का, अगर चुनाव आयोग के हमारे सवालों के जवाब अगर ईमानदारी से दे देते तो हमारा आरोप हम विड्रॉल कर लेते कि हाँ हमारा आरोप ठीक है, हम संतुष्ट हो गए, मुतमईन हो गए। मगर इसी चुनाव आयोग ने क्या किया? इसी चुनाव आयोग ने फिल्मी स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा हमसे सवाल कर रहा है, हमें धमकी 7 दिन की हमको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। ये चुनाव देखिए, चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण, इस देश की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में सबसे मजबूत आधार अगर कोई है, चुनाव आयोग है, क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति के वोटों की रक्षा करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। हम लोग जो इस तरह से वहां पर बिहार में एसआईआर का विरोध किया, एसआईआर का आप देखिए, 2 बड़े नेता, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि पूरा घुसपैठिया, पूरा बिहार को घुसपैठिए का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। मैं आपसे कहता हूं, अगर वाकई घुसपैठियों का मुद्दा था तो एसआईआर में कितने नाम घुसपैठियों के निकाले गए? मुझे एक बात बता दीजिए, आप कितने नाम घुसपैठियों के निकाले गए? कितने उसमें कितने लोग थे जिनको डॉक्यूमेंट्स के कारण जिनके नाम काटे गए? जो 66 लाख पहले काटे गए थे, फिर और 3,66,000 काटे गए। ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मूल मुद्दों से भटकाने का काम करती है, भटका के डाइवर्ट करती है, जिससे कि आम जनमानस को उससे उनके आम मुद्दे से भटकाया जा सके। इसीलिए मेरी एक सवाल और मैं एक बात और अपना कहना चाहूंगा, उसको शामिल कर दे लीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही लाजवाब आंकड़ा बताता हूं। जिस तरह से आरोप लगा कि ऑब्जेक्शंस के कितने नामों का 1,80,200 लोगों का ऑब्जेक्शन लिस्ट में डाला गया पिछले हफ्ते में। उसका एक सर्वे किया गया, उसका हम लोगों ने क्या नाम उसकी पूरी समीक्षा किया। उसमें से 987 लोगों पे ये आरोप आया कि ये 987 लोग जो है ये घुसपैठिया है। 987 लोगों को सिर्फ 987 लोगों पे घुसपैठिए का आरोप आया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और उसके बाद उस 987 में 215 लोग सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ 215 लोग। जो ये सरकार मेन मुद्दों से पूरे देश को भटका कर अपने क्या नाम अपना जो नेरेटिव आरएसएस का और इस सरकार का रहता है हिंदू मुसलमान करने के लिए, उसके लिए वो उस पे क्या नाम आप ध्यान दीजिएगा कि आज जरूरत ये नहीं है कि वहां पर एसआईआर के जरिए आम जनमानस को वहां उलझाया जाए। जरूरत थी, आज चुनावी मुद्दे थे रोजगार, बेरोजगारी, इतना भयंकर बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। वहां आज बिहार का योगदान कितने नंबर पे, आज बिहार का जीडीपी का क्या हाल है, वहां आम ओबीसी, पिछड़ा, गरीब, आम जनमानस की स्थिति कितनी खराब है, उसको सुधार करने की जरूरत थी। मगर नहीं, पूरे प्रदेश को एसआईआर जैसे मुद्दे में उलझा दिया गया। और उसके बाद शकील चौधरी साहब, एक छोटा सवाल है आपसे कि एक तो जो आपने आंकड़ा बताया, कितना 927 लोग आपने बताया जो घुसपैठिए पकड़े गए, जिसमें सिर्फ 271 मुसलमान निकले। बार बार ये कहा जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनका क्या है, वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ हिंदुस्तान में वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या सिर्फ जी
और ये भी कहा जाता है कि बहुत बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं वो अंदर आ गए हैं, एंड बांग्लादेशी illegal immigrants are now voting in the Bihar election and they voted in the Bihar election. तो इसका कोई जवाब अभी तक मिला है इलेक्शन कमीशन से कि आपको कितने लोग ऐसे मिले जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, शकील चौधरी साहब, कि वो सिर्फ 927 का आंकड़ा है? एक बिल्कुल सही सवाल आपका। मुझे एक बात बताइए, पिछले 11 साल से सरकार है, अगर घुसपैठिए हैं और इनको पता नहीं चल रहा है तो रक्षा गृह मंत्री क्या पकौड़े तल रहे हैं या भजिया तल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये उनका काम था, उनके विभाग का काम था, उनको पता करना चाहिए था। अब मैं आपके सामने एक आंकड़े रखता हूं इस सरकार के। ये सरकार कैसे मुद्दों से लोगों को भटकाकर, मेन मुद्दों से लोगों को भटकाकर अपने नैरेटिव में, जो इनका अपना नैरेटिव है, जिस आरएसएस की ये आज गुणगान कर रहे हैं ना, उसी आरएसएस का एक नैरेटिव है। किस तरह से उस आरएसएस के नैरेटिव में आम जनमानस को और आम पब्लिक को, आम जनता को उलझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो एक घुसपैठिए के जरिए। मैं आपसे एक सवाल बताता हूं, पिछले 11 साल में इनकी सरकार है, कितने घुसपैठिए इन्होंने बाहर किए? मैं आपको आंकड़ा देता हूं इनको। जब मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार, मैं आपको वहां से आंकड़े उठाता हूं। मनमोहन जी की सरकार ने 2008 में 12,000 लोगों को, घुसपैठियों को निकाला था, 12,000 लोगों को। 9 में 10,000 लोगों को, 10 में 6200 को, 11 में 6700, 12 में 6500, 13 में 5200, लगभग 88,752 लोग घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम मनमोहन जी ने किया था। अब इनका आंकड़ा सुनिए, जो दिन रात हिंदू मुसलमान और घुसपैठिया, क्योंकि इनको एक नैरेटिव सेटअप मिल जाता है कि इसमें क्या होगा, इसमें बांग्लादेश को ले लिया जाएगा, रोहिंग्या को ले लिया। बिल्कुल कोई घुसपैठियों का समर्थक नहीं है। यहाँ के सारे अधिकार और यहाँ के जो भी क्या नाम संसाधन है, हम देशवासियों के लिए है, हमारे लिए है। कोई एक घुसपैठिया है तो उसका काम पकड़कर बाहर फेंकिए, हम आपके साथ खड़े होते हैं। मगर उस घुसपैठिए के नाम पे हिंदू मुस्लिम का जो इनका साइलेंट नैरेटिव रहता है, उसको ये बढ़ावा देते हैं। आप, मैं बताता हूं इनका आंकड़ा, 2014 में 989 लोगों को ये निकालते हैं, 2015 में 474 लोगों को ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, 2016 में 308 लोगों को करते हैं, 2017 में सिर्फ 51 लोगों को करते हैं, उस तरह 18 में 452 लोग, 19 में 299 लोग। मैं आपको बताऊं, अभी इनका पिछला आंकड़ा 411 लोगों को पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये निकाले। इनका टोटल 11 सालों में इन्होंने 10,400 कुछ लोगों को, कुछ लोग घुसपैठिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। मुझे एक बात बताइए, हमारा इतना खुफिया तंत्र, हमारा इतना अच्छा क्या नाम पूरा डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जो घुसपैठिया उनको पकड़ो, उनको बिल्कुल दंडित करो, उनको जहां से आए वहां भेजो। यहाँ पर यहाँ वालों का ही अधिकार और यहाँ वालों का ही हक है। अच्छा ये बताएं शकील चौधरी साहब, एक और, चलिए ये तो बात हो गई घुसपैठियों की, क्योंकि वो तो सबको पहले ही मालूम था कि वो तो एक राजनीतिक शगुफ्ता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि कौन घुसपैठी है। तो मैं पता नहीं कितने सालों से सुन रहा हूँ, बांग्लादेश से आ गए, इधर से आ गए, अब तो म्यांमार से आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए, और मिलते हैं नहीं कोई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल सवाल है सर, बिहार में ये सुनने में आया कि नीतीश कुमार जी क्या आप लोगों से भी बात कर रहे हैं? क्या नीतीश बाबू दोबारा पलटी मारेंगे, इस तरफ आ जाएंगे क्या? कुछ है ऐसा? कुछ पूछ रहा हूं सर आपसे। अब ये सवाल भविष्य के गर्भ में है, इसकी परिकल्पना अभी मैं, सीनियर पत्रकार सर बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर बता देंगे। बाकी इस पे जो बातें भविष्य के गर्भ में है उसकी परिकल्पना करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, इस पे मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। Right, BNK, what do you think in summation, what do you think is happening in terms of the fact that you look at what is happening in UP में बुलडोजर चढ़ा दिया गया, वो आई लव मोहम्मद के बैनर्स को लेकर के। हाँ, वो पूछा जाता है, एक सेकंड बिफोर आई कम टू यू, आई आस्क शकील साहब, अगर आप माइंड ना करें तो, वो आई लव मोहम्मद के जो बैनर्स हैं उसको लेकर के FIR रजिस्टर हो गए, वो क्या है, वो कानपुर वगैरह के अंदर बता, वो क्या है, वो बुलडोजर भी चढ़ गया, बरेली में बुलडोजर चल गया वगैरह वगैरह। आई लव मोहम्मद को लेकर के ऑब्जेक्शन क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड। इफ समबडी सेज आई लव मोहम्मद, राइटफुली स्पीकिंग, इवन आई हैव एन ऑब्जेक्शन टू दिस। मेरा ऑब्जेक्शन क्या है? वेरी फ्रैंकली, आई लव मोहम्मद को लेकर के मेरा ऑब्जेक्शन बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट से आई लव मोहम्मद, यू हैव टू से आई लव प्रॉफेट मोहम्मद, PBUH, पीस बी अपॉन हिम। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, आप ये लिख सकते हैं। आई लव मोहम्मद इज रॉन्ग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर मोहम्मद, देन इज फाइन। मोहम्मद आपका नेबर है, यू लव हिम वेरी मच, फाइन, बैनर लेके खड़े हो जाइए,
बट यू कांट डू दैट. पर एनीवे दैट इज माय ऑब्जेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल आई लव कृष्णा, श्री कृष्ण बोलना चाहिए. आई लव श्री राम, आई लव हनुमान जी. जैसे आज नवरात्रि है, आज नवमी है, तो आप ये बोलेंगे जय माता दी या जय भवानी बोलेंगे आप, या जय भवानी मां बोलेंगे. आई लव मोहम्मद नहीं बोलेंगे. लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूं सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्शन टू आई लव मोहम्मद? आई मीन व्हाट इज इट? द बीजेपी सेज कि दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट. जॉर्ज सोरोस आपकी जो टूल किट है उसका पार्ट है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो बर्थडे था ईद उल मिलादुन नबी वाले दिन, उस दिन आप लोगों ने ये शुरू किया था, बहुत लोगों ने, और कांग्रेस इसके पीछे है. इज दैट करेक्ट शकील साहब? ऐसा है, मैं भी इस बात का, वो कंट्रोवर्सी पे तो मैं बहुत कुछ नहीं करना चाहूंगा, मगर मैं भी कहूंगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जो वहां पर मौलाना ने जिस तरह से लोगों को बुलाया था, लोगों को एक ज्ञापन देने जाना था, कोई आंदोलन करने नहीं जाना था, मगर नहीं, वहां पर पुलिस ने उन एक नियत थे, नमाज पढ़कर निकले, नमाज मस्जिद से निकले, वो एक ग्रुप जा रहा था, जिससे कि क्या नाम, उनको जाना था कि ज्ञापन देने जाना था. जो जानकारी मिली कि मौलाना ने जिस तरह से पहले एक कहा था कि हम लोगों को ज्ञापन देने जाना आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ. जी देखिए, मैं आई लव मोहम्मद हो, आई लव महादेव हो, आई लव राम हो, जय श्री राम हो, सबके अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी आस्था है, और जो अपने जिस धर्म की प्रैक्टिस करता है उसको अपने गॉड पे आस्था होती है, उस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. मगर इस सरकार को मुद्दे चाहिए. इस सरकार को एक मुद्दा चाहिए था जो बैठे बैठाए मिल गया. बताओ, लड़के पत्थरबाजी कर रहे थे, उपद्रवी थे, दंगाई थे, मीडिया ने दिन रात वही चलाया. क्यों? क्योंकि एक मुद्दा मिल गया, कह दिए सूत्रों से, हवाले से पता चला कि लोग बाहर से आए थे. चौधरी साहब भीड़ में मौलाना ने योगी को दफनाने के बाद किया, योगी इधर आएंगे, हम भीड़ में उनको दफनाएंगे, क्या ये जरूरत था? ऐसे मौलानाओं की मैं मजम्मत करता हूं, विरोध करता हूं. ऐसा हमारे इस खूबसूरत लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं. हम अपने धर्म की, हमारा संविधान हमारे धर्म की मानने का अधिकार देता है. हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, तो हमारे ना धर्म में कहीं किसी के इस तरह की बात का समर्थन करता है, और ना ही हमारा संविधान इस बात की समर्थन करता है. मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आई लव मोहम्मद कहता भी हूं, और आई लव मोहम्मद और अपने क्या नाम धर्म के फॉलो करता हूं, और अपने धर्म की प्रैक्टिस पे मुझे गर्व है. मगर मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी और के धर्म को बुरा भला कहूं. मगर क्या था, उत्तर प्रदेश में इस तरह का नैरेटिव के लिए एक मुद्दा चाहिए था, जो बैठे बैठाए मिल गए, मौलाना ने दे दिया, उन्होंने लपक लिया, और पूरी मीडिया ने उसको बाकायदा उठा के क्या नाम अब मुझे बताइए, 15-15, 16-16, 18-18 साल के बच्चे हैं वो, जिन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिनको उठा के पुलिस बंद कर रही है, जिनको पुलिस मार रही है. अरे ऐसे खाली आई लव मोहम्मद लिखा जाने के कारण पुलिस ने वहां पर परेशान किया. ये मुद्दा जानबूझकर पुलिस और वहां के शासन ने हवा दिया, जिसके चलते कुछ मौलानाओं ने भी उसमें थोड़ा हवा दिया, जिसके कारण ये मुद्दा एक ज्वलनशील हो गया. अविरल मलिक साहब इज रीजॉइंड बीच में. आई थिंक ही मस्ट हैव रीच्ड होम, गाड़ी में से वो घर में आ गए होंगे. अविरल मलिक साहब, ये आई लव मोहम्मद का जो मसला है, ये बहुत तूल पकड़ गया है. सडनली लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. बीजेपी आपको ब्लेम कर रही है कि आप लोगों ने ऐसा किया है. आपके लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो टूल किट का हिस्सा है, जान करके किया जा रहा है, प्रोवोक करने के लिए. अब आप बताएं सर, अविरल मलिक साहब, इस विषय के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज. जी नहीं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है टूल किट की जहां तक बात है, और जहां तक एक तरीके से आरोप का विषय है, मैं सोचता हूं आई लव मोहम्मद कहने में किसी रूप में कोई आपत्ति नहीं है. सब कहें, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं. सब ये खूब डंक के चोट पे आई लव प्रॉफिट मोहम्मद कहें, कोई किसी को समस्या ही नहीं है. समस्या कहाँ है, समस्या किससे है, बात ये आती है, ये हिंदू और मुसलमान के नजरिए से इस विषय को मैं समझता हूं देखना भी नहीं चाहिए. ये देखना चाहिए अपराधी के दृष्टि से. अगर कोई सड़क रोकता है, अगर कोई पुलिस पे हमला करता है, तो अपराधी है. चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे पारसी है, चाहे जाट है, गुर्जर है, राजपूत है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, कोई है, शिया है, सुन्नी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है, वो आरोपी है. जो पुलिस पे हमला करेगा वो आरोपी है. और ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो सड़क को रोकता है वो एक तरीके से, या फिर वो किसी रूप में वो
मैं सोचता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का कोई प्रयास करता है तो आरोपी है वो मुसलमान नहीं है। ये कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान के साथ ये हुआ। मुसलमान बीच में लाना ही नहीं चाहिए, उसे कहना चाहिए इसने ये अपराध किया। संविधान की दृष्टि में वो व्यक्ति मुसलमान नहीं है, वो व्यक्ति आरोपी है। कानून की दृष्टि में, कोर्ट की दृष्टि में वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी है, ना कि मुसलमान है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि गजवा हिंद इस देश में होने नहीं देंगे, इस मिट्टी में गजवा हिंद होने नहीं देंगे। और गजवा हिंद के जो नारा लगाते हैं सबने देख रहे हैं, उनको टिकट टू हेल, ये क्या गजवा हिंद कहां से आ गया? टिकट टू हेल, नरक का टिकट दे देंगे योगी जी। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात है। हम कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमने तो पहले ही कहा, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। और हमने किसे कहा, किसके लिए कहा, ये किसी ने समझा ही नहीं। हमने कहा आतंकवादियों के विरुद्ध, खालिस्तानियों के विरुद्ध, जिहादियों के विरुद्ध, देश विरोधियों के विरुद्ध, देशद्रोहियों के विरुद्ध सबको एकजुट होना होगा। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी हो, सभी देश के नागरिकों को, सभी राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को, संविधान प्रेमियों को, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलने वालों को एकजुट होना होगा देशद्रोहियों के विरुद्ध। और निश्चित रूप से हमने आह्वान किया, हमने कहा सब देशभक्तों एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान एकजुट होने की बात करता है, यूनिटी की हमने बात की। योगी जी ने पहले भी यूनिटी की बात की थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो खुद ही इस चीज को, यूनिटी की बात को प्रमोट करता है। अगर यूनिटी की बात हम करें तो क्या मैं सोचता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से गजवाए हिंद का, ये देश किसी पुस्तक के आधार पर नहीं चलेगा, ये देश किसी व्यक्ति के मानने के आधार पर भी नहीं चलेगा। गजवाए हिंद कौन बोलता है? मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं बन सकता है, ये सबको समझ लेना चाहिए। ये देश, आप कभी गए? संविधान का देश है सर, जैसे आप बोलते हैं ना, अम्बेडकर जी का देश, अविरल मलिक साहब, अविरल मलिक साहब, सर, अरे मैं आ रहा हूँ, शकील चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूँ, मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं। पर्टिकुलर रिलीजन के आधार पे नहीं चलेगा, पर्टिकुलर रिलीजन के आधार पे ये मुल्क, ये देश नहीं चलेगा। सर विद रिस्पेक्ट, आपने कभी नमाज पढ़ी? आप कभी गए नमाज पढ़ते हुए? कभी गए? एक जनाब थे यहाँ पर जो कनाडा से आए थे, पाकिस्तानी थे। 1965 और 1971 की जब लड़ाई हो रही थी, वो सबसे आगे थे हिंदुस्तान को गालियां देने में। उनका नाम था डॉक्टर तारिक फतेह। और वो तारिक फतेह साहब, क्योंकि उनकी बनी नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो से और बाकी सब लोगों से, इसलिए वो कनाडा चले गए। उसके बाद वो हिंदुस्तान में आ गए और हिंदुस्तान में ऐसा जहर घुल के गए कि आज तक उस जहर को हम लोग झेल रहे हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आई डोंट नो वेदर आई एम रॉन्ग और नॉट, बट Mr. Tariq Fateh was one person who is responsible for spreading more hatred between Hindus and Muslims than anybody else. ये गजवाए हिंद की जो बात करी तारिक फतेह साहब ने करी। उन्होंने ये कहा कि आपको मालूम है, आपको मालूम है हर नमाज के बाद गजवाए हिंद की आयत पढ़ी जाती है। मैंने तो कभी सुनी नहीं। और ये गजवाए हिंद है क्या? मैंने पहली बार तारिक फतेह के मुंह से सुना था। है क्या ये? हैज एनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर अविरल मलिक साहब, मुझे इसका कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया है। गजवाए हिंद को लेकर के क्या किसी इंडियन अथॉरिटी ने कभी भी कोई एफआईआर किया है? आपको कोई नॉलेज है इसके बारे में? मेरे पास तो नहीं है सर। सर प्लीज बताएं, अगर मलिक साहब आपके पास कोई नॉलेज हो तो ऐसी। मलिक साहब, किसी भी मस्जिद में गजवाए हिंद की अगर आयत पढ़ी गई हो, क्या उसके ऊपर कभी एफआईआर हुआ है कहीं पर भी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से गजवाए हिंद का या एक तरीके से इस देश में उपद्रव करने का या किसी प्रकार समस्या करने का, तो हमारा स्पष्ट मानना है ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। केवल यही योगी जी कह रहे हैं, हम इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं रहे हैं इस विषय में। हम तो केवल ये कह रहे हैं ये देश इस मुल्क में और उसके साथ साथ इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। एंड एनीवे, एनीबॉडी हु थ्रेटन्स द, जैसे शकील चौधरी साहब ने कहा, बीएन कुमार साहब ने कहा, अगर कोई भी धमकी देगा, किसी को जान से मारने की धमकी देगा, उसके खिलाफ तो एक्शन होगा ही। शकील चौधरी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री की जो भाषा है, जिस तरह से मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये क्या उचित लगता है एक संविधान की? और जिस तरह अभी आपने कहा कि क्या नाम, एक कट्टरपंथ का कट्टरपंथ कर रहे हैं आप। आपका काम था व्यवस्था, जो गलत है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनके साथ कार्रवाई हो, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरह निर्दोषों को इस तरह के झूठे कानून, पिछले
पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से झूठे कानूनों में लाद लाद कर तमाम, आपके दिल्ली का घटना आपके सामने रहा होगा, अभी मुंबई का एक रेलवे वाला घटना है, 19 साल बाद सारे निर्दोष साबित हुए। ऐसे कितने, एक भी ऐसा कोई आरोप दिखता नहीं है, मगर नहीं, मीडिया और सूत्रों के हवाले से मुसलमानों को विलन बना के पेश कर दिया जाता है और उठा के नौनिहाल बच्चों पे 15-15, 18-18 साल बच्चों को उठा के मुकदमे डाल दिए जाते। देखिए, जो गलत है उसके साथ गलत करिए, हमेशा सरकार का साथ दिया जाएगा और उसकी मजम्मत की जाएगी, चाहे वो मौलाना हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि देश किसी भी धर्मावली से नहीं चलेगा। वो ना आपके धर्मावली से चलेगा ना हमारे, देश संविधान से चलेगा और हम संविधान के समर्थक हैं। That's right. So, BNK, one final word from you. You wanted a summing up from you, from whatever you heard. BNK. Final word on what? I couldn't hear you. Can you What is repeat the question? final word from you with regard to what's happening? I love Muhammad, the Ghazwa-e SIR, Ghazwa-e Hind. What the Sardan hell is going Sajda. on? What is this that is going on? The RSS centenary. Please go ahead. जैसे आपने कहा वो आई लव मोहम्मद नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था आई लव प्रॉफिट। इसको जो बोलना है तो बोलने दीजिए, ये आजाद आजाद हिंदुस्तान है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसको जो लोग करना है बोलने दीजिए। मैं बोलूंगा आई लव नहीं मुंबई, आप बोलोगे आई लव मुंबई, कोई बोलता है आई लव पवाई। ये सब these are all small things. Don't take these things very seriously. But of course, if it gives rise to law and order situation, अगर वो कहेगा कि मैं योगी जी को ये करूंगा वो करूंगा, और वो सामने से दूसरी आवाज आती है कि राहुल गांधी शुड बी शॉट इन द चेस्ट, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में नहीं चलती। ये सारी चीजों की बिल्कुल अपोज करते हैं और इसको शुड बी निप्ड इन द बड, उसको I तुरंत agree with you. Anyway, gentlemen, very खत्म कर देनी चाहिए। Really grateful to all three of you for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कल की विजयदशमी की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार and stay safe. Thank you very much. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned from both Pradeep ji and myself. हमारे सभी दर्शकों को आज रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और विजयदशमी की भी बहुत 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 बधाई। Pradeep ji and I of course will be back. In the meantime, if you haven't subscribed to the channel, subscribe जरूर करें भाई चैनल को। The अगर आपने fastest subscribe नहीं growing किया है। channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Remember the name, Nation Now. यहाँ पर हर एक को मौका दिया जाता है बोलने का। We don't stop anybody. Let's be very clear. We don't yell at anybody. किसी के ऊपर हम लोग चिल्लाते नहीं हैं कि भैया तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। ये वैसा चैनल नहीं है। ये असल में पत्रकारिता का चैनल है, पत्रकारों का चैनल है। ये जर्नलिस्टिक चैनल है साहब। We don't yell at people. We don't try to suppress people. That's it. That's all we've got for you. And thank you very much for joining us. Please keep giving us your support. आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय। जय हिंद। Jai Hind.